जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं। इसका जवाब वो इसका दे देते हैं, इसका जवाब वो इसमें दे देते हैं, इसका जवाब इसमें दे देते हैं। ये सारा मिक्सअप है, वो सारा कंसेप्चुअल है। तो इसको आप समझेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा। जो हर सवाल का ताल्लुक आप इसके साथ है, लेकिन ये आँख है, ये नाक है, ये मुंह है, ये होंठ है, ये सारी बॉडी स्ट्रक्चर है। आपको ये पता होना चाहिए इसमें आँख कौन सी है, इसमें नाक कौन सा है, इसमें होंठ कौन से हैं, इसमें सर कौन सा है। तो जब तक आपको ये पता नहीं कि सर पाँव का आपको पता नहीं है, तो आप तो 10 साल में भी सवाल पास नहीं कर सकते। तो आपको सर और पाँव और हाथ और पाँव का पता होना चाहिए। तो आप शुरू करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन शुरू। अभी मैं आपको पहले सर भी दिखाता हूँ और इसके हाथ भी दिखाता हूँ और पाँव भी दिखाता हूँ। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी तो फिर आप सारे सवाल हल कर सकते हो। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास इस तरह फील्ड सी पैदा होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमें नज़र तो नहीं आती है, ठीक है, लेकिन महसूस होती है। यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज पड़ा हो ना, इसको अट्रैक्शन महसूस नहीं होती, इसको यहाँ पे भी अट्रैक्शन महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये इधर पहुँचता है तो फ़ौरन ये इसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले आता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास वो जगह जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करता है या फोर्स ऑफ रिपल्जन महसूस करता है, अब ये दूर भागेगा ना, ठीक है, तो ये दूसरे करीब आएगा। ये प्लस है तो ये दूर जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये दूर जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये दूर जाएगा। तो किसका मतलब है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज हो या आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, उसके आसपास वो जगह जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन महसूस होती है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा है ना, लेकिन इसके चारों तरफ फील्ड होती है जो हमें महसूस नहीं होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे चार्ज को रखता हूँ ना, ये चार्ज फोर्स अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रहा है, इसको फोर्स महसूस नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे चार्ज मौजूद है। लेकिन इसको जैसे ही मैं इसके करीब करता हूँ यहाँ पे तो फौरन ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होके इस तरफ हो जाए, इसकी तरफ तेजी से आ जाता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि स्पीड से आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहा जाता है कि जब फोर्स महसूस करता है कोई चार्ज। ये आपने याद रखना है कि फोर्स, जहाँ पे भी फोर्स महसूस करे कोई भी चार्ज, उस जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, फोर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं न्यूटन, चार्ज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बन जाता है, न्यूटन कूलम -1। आपने ये याद रखना है कि न्यूटन कूलम -1 इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको जब बिजली ने पकड़ लिए तो उसका मतलब आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर हो गए, इसी वजह से उसने आपको पकड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये E = F/Q है। मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, W भी लिख सकता हूँ, W/Q है। वेट इसकी = mg/Q भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि ऐसा भी कर सकता हूँ, ma/Q भी लिख सकता हूँ। ये वो फार्मूले हैं जो आपके MCQs के तौर पर ईटा में आपके सामने आएंगे। और जब आपने ये याद रखना है कि इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, ये सारे के सारे आपस में रिलेटेड फार्मूला है। तो अब से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपने क्वेश्चन MCQs देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तब ज़्यादा होती है जब फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिसाल ये पॉजिटिव चार्ज है और लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी फील्ड ज़्यादा हो, इसकी फील्ड तब ज़्यादा होगी, इस प्लस की फील्ड तब ज़्यादा होगी। अभी यहाँ तक है तो मैं चाहता हूँ यहाँ तक हो जाए, तो ये यहाँ तक तब होगी कि जब ये फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये फोर्स तब ज़्यादा होगी जब चार्ज ज़्यादा होगा। इसका मतलब है चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। तो जितना आप मिसाल के तौर पर ज़्यादा चार्ज करेंगे, आप एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। पंखा आपने स्लो किया हुआ है ना, पंखा स्लो है, उसकी फ्लो है क्योंकि चार्ज कम है। अगर मैं चार्ज को ज़्यादा करता हूँ तो पंखा भी तेज़ हो जाता है, जब पंखा तेज़ हो जाता है तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। तो आपने ये याद रखना है कि जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो ताल्लुक होता है ना, वो हमेशा आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है F/Q के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अभी आगे जाते हैं। इसका यूनिट क्या बनता है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन = न्यूटन कूलम -1। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने समझ आ गई कि एक चीज़ आपको आंखों का पता चल गया है कि आंखें क्या है। अभी आपको पता होने चाहिए नाक कौन सा है, इसके मुंह कौन सा है और इसके बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर काम कौन से है। जब तक आपको ये पता नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर है। जिस तरह ह्यूमन की बॉडी होती है इसी तरह हर चीज़ अपनी जगह एडजस्ट हुई होती है। तो आपने क्या करना है, अभी आपने करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से जो शुआएं निकलती हैं वो शुआएं इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी तस्वुराती होती है, तस्वुराती, जो हमें नज़र तो नहीं आती है, लेकिन फिजिक्स के जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्टूडेंट को कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए इन लाइंस को इस तरह ड्रा करते हैं। ये लातादाद लाइंस होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है इन सब के ऊपर एक जैसा चार्ज होता है। अब ये प्लस है ना, तो ये भी प्लस है, 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 ये भी प्लस, ये सारे प्लस है। तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये प्लस है और ये प्लस प्लस तो आपस में नहीं मिल सकते ना, ठीक है, प्लस प्लस आपस में नहीं मिलते। तो इसका मतलब है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं मिलते, क्योंकि इन दोनों का चार्ज जो आपस में सिमिलर होता है। तो आप ये याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं ये तब ज़्यादा होती हैं, कि जब साइज ज़्यादा होता है। जितना साइज ज़्यादा उतनी शुआएं ज़्यादा, साइज जितना कम इतनी शुआएं कम। अब इसका मतलब है, अब देखें, जितना जानवर बड़ा होता है ना उतने उसके बाल भी बड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और जानवर अगर छोटा है तो उसके बाल भी कम हैं। तो ये एग्जाम्पल इधर भी है। अब मैं इसके देखो, इसके बाल आपको थोड़े नज़र आ रहे हैं क्योंकि इसका साइज़ कम है, लेकिन मैं इसका साइज़ अगर बड़ा कर दूंगा तो इसके बाल ज़्यादा होंगे कि नहीं, इसकी फील्ड ज़्यादा होगी कि नहीं, इसके लाइन्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब है लाइन्स जो है वो तब ज़्यादा होती है जब उसका साइज़ बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रिक जो लाइन्स होती हैं, लाइन्स, ये असल में एक पाथ होता है, पाथ, ये एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जहाँ से कोई पॉजिटिव जो है किसी नेगेटिव की तरफ आता है, या कोई नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ आता है, या पॉजिटिव जो है वो किसी नेगेटिव की तरफ आता है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। तो अब एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पर ये मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, अचानक उसको यहाँ से कोई नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आया, तो ये नेगेटिव जिस रास्ते से इसकी तरफ आया ना, इसके जो रास्ते इसने जो रास्ता इख्तियार किया है, इस रास्ते को, इस पाथ एक्वायर्ड को, द पाथ एक्वायर्ड बाय द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब मैंने आपको आंखें समझा दी हैं, आपको नाक भी समझ आ गई है, दो चीज़ें आपने समझ दी हैं। आंखें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है, और इलेक्ट्रिक लाइन देखे, लाइन नाक है, नाक देखे लाइन है, लाइन नाक है, इलेक्ट्रिक लाइन, इसका मतलब आपको लाइंस भी समझ आ गई है। लाइन रास्ते को कहा जाता है। तो नाक कहाँ से बहता है, ये नाक कहाँ से बहता है, मतलब नाक से जो खून निकलता है कहाँ से निकलता है, तो लाइन से निकलता है, नाक से निकलता है। अभी आगे जाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स भी आपको समझ आ गई। अभी एक दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है, अब मिसाल के तौर पर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा है, लेकिन इसने इसको जब खींचा है अपनी तरफ, इसको अपनी तरफ पुल किया है, इसने अपनी तरफ इस पर फोर्स लगाई है, लेकिन इसने फोर्स कितनी लगाई है, कितनी फोर्स लगाई है, ज़्यादा लगाई है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर इसने स्लो फोर्स लगाई है, स्लो खींचा है, तो इसकी इंटेंसिटी कम है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत को कहा जाता है, शिद्दत। ये सारा उर्दू में आपको समझा रहा हूँ। इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी शिद्दत को कहा जाता है। शिद्दत को फिजिक्स की जुबान में फोर्स कहा जाता है। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को पुल करने में, अपनी तरफ खींचने में जितना फोर्स लगाता है, जितनी शिद्दत लगाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इधर भी है। अब ये इसके पास तेजी से आएगा। अब मुझे बताएं, एक ये है और एक ये है। आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा इसके करीब तेजी से आएगा, कौन सा करीब आएगा, जिसका फासला करीब होगा, जो करीब होगा, क्योंकि फोर्स का जो ताल्लुक होता है, इंटेंसिटी का ताल्लुक फासले के साथ होता है। जितना फासला कम उतना इंटेंसिटी कम, जितना फासला ज़्यादा उतना इंटेंसिटी कम। इसका मतलब है कि जितना आप बिजली की तार से दूर जाएंगे, ये प्लस चार्ज है। अब ये देखो, ये जितना आप दूर होते जाओगे ना, जितना दूर होते जाओगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। वाईफाई का जो सिग्नल है ना, वाईफाई का जो सिग्नल है वो कम होता जाएगा, ठीक है। आपको सिग्नल कम आएंगे, आपका जो नेट है वो काम नहीं करेगा जब उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो जितना आप वाईफाई सिग्नल के करीब आ जाएंगे, आपको घर की जो लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जितना आप मोबाइल के करीब, राउटर के करीब बैठोगे, आपका इंटरनेट तेज़ काम करेगा, आपका केबल तेज़ काम करेगा, आपका जो यूट्यूब है उसके सिग्नल तेज़ आएंगे, आप पूरी की पूरी वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। लेकिन आप इधर से उठ के जाके तहखाने में जाके बैठ गए हो और बहुत दूर जाके चले गए हो, तो इंटेंसिटी भी कम हो गई।
इंटेंसिटी भी कम होगी, आपका यूट्यूब का जो वीडियो डाउनलोड है वो भी स्लो हो गया, एरर आ गया और रुक भी गया। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको मैंने इंटेंसिटी समझा दिया है। इसका मतलब है कि आपको किसी अकेडमी में ये एग्जाम्पल नहीं दिखाई जाएगी। इसका मतलब आपने इंटेंसिटी का जो ताल्लुक है ना इंटेंसिटी का, वो हमेशा फासले के उल्टा है। जो जितना फासला ज़्यादा, जितना आप मोबाइल से वाईफाई राउटर से दूर चले गए इंटेंसिटी कम होगी, डाउनलोडिंग स्टॉप हो गई। जितना आप करीब आएंगे सिग्नल उस पर पूरे आएंगे, सिग्नल पूरे आएंगे, फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो 4 घंटे की फिल्म भी वो डाउनलोड हो जाएगी। आपको इस लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया, अभी ये 10 साल में भी आपसे नहीं भूलेगा। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गई, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ आई। लाइन मतलब लारा, लारा, लाइन, लारा, रास्ता, पाथ। इसका मतलब है जिधर भी लाइन आती है, लाइन का मतलब है आपके घर का कोई रास्ता तो होगा ना। इसका मतलब लाइन का मतलब होता है रास्ता, रास्ता। रास्ता का मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? पाथ, पाथ। इसका मतलब ये लाइन हो गया। अब इसके बाद मैंने कौन सा समझा है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी किसको कहा जाता है? शिद्दत को, जोर को, कुव्वत को, शिद्दत को। कितनी जोर से बिजली को बिजली ने आपको पकड़ा। बाज़ लोगों को बिजली पकड़ती है, बाज़ लोगों को बिजली दूर फेंकती है। इसका मतलब पकड़ना हो, फेंकना हो, पकड़ना हो, फेंकना, इसको क्या कहा जाता है? इंटेंसिटी। इसका मतलब ट्रांसफार्मर की तार को आप हाथ लगाओ तो आपको इंटेंसिटी का पता चल जाएगा, और आप बिजली की तो इस तार को आप हाथ लगाओ तो इसकी इंटेंसिटी कुछ और है, ठीक है। और अगर मैं इस तार को हाथ लगाऊं तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है? इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसकी इंटेंसिटी क्यों ज़्यादा है? मैं इसको मैथमेटिकली आपको समझाता हूँ। यहाँ E इज इक्वल टू F बाई क्यू, ठीक है, F बाई क्यू। F इज इक्वल टू MAQ, ठीक है। अब मुझे बताएं कि मास किसका ज़्यादा है? इस तार का ज़्यादा है, इस तार का ज़्यादा है? इस तार का मास ज़्यादा है। आपको नज़र आ रहा है? इस तार का मास ज़्यादा है। इसका जब मास ज़्यादा है तो इसका फोर्स ज़्यादा है। इसका फोर्स अगर ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। लेकिन इसका तार कम है ना, इसका साइज कम है, तो इसका साइज कम है, मास कम है, फोर्स कम है, इंटेंसिटी कम है। तो इसका मतलब ये दो चीज़ें समझ आ गई। इसका मतलब आपको दोनों समझ आ गई है, इंटेंसिटी भी आपको समझ आई। हमें फार्मूला E इज इक्वल टू F बाई क्यू आपको समझाया, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE। दिस इज द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जब आपको ये फार्मूला आ गया तो आपको दुनिया, आपके सारे न्यूमेरिकल आ जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा फाइंड करो, मालूम करो, क्या मालूम करो? इंटेंसिटी मालूम करो। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ 10 कूलम चार्ज, कितना? 10 कूलम चार्ज, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम। कौन सा फार्मूला? इंटेंसिटी चार्ज 10 कूलम, इंटेंसिटी 10, तो 10 और 10 मल्टीप्लाई 20 न्यूटन। इसका मतलब इसका यूनिट जो है न्यूटन है, न्यूटन। ये आपने याद रखना है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी इसका दूसरा नाम ये भी है, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये इसका दूसरा नाम है, ये आपने याद रखना है। ग्रेडियंट का मतलब है करीब और दूर होना। करीब होगी, दूर होगे, करीब और दूर में फर्क है ना। ये दोनों करीब है ना तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, करीब पकड़ा हुआ है। एक दूर इंटेंसिटी कम है, इसको ग्रेडियंट कहा जाता है। करीब और दूर होना, करीब और दूर को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। जब आपको ये भी समझ आ गई, अब दूसरा समझे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, ये आपके पास चार्ज है और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है। अब मैं इस चार्ज की क्या मालूम करना चाहता हूँ? इसकी मैं मालूम करना चाहता हूँ इंटेंसिटी। क्या मालूम करना चाहता हूँ? इंटेंसिटी। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी कितनी इंटेंसिटी है। तो आपने सबसे पहले याद करना है कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इसकी फील्ड में अंदर दाखिल हो गया तो को फोर्स लगाएगा ना, तो फोर्स को तो क्या कहा जाता है? कूलम्बिक फोर्स। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। फर्ज करें कि जो चार्ज है आपके पास, वो चार्ज जो है, एक चार्ज आपके पास अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा चार्ज आपके पास बाहर पड़ा हुआ है। इसका नाम है Q डैश, इसका नाम है Q। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी शिद्दत कितनी है, ये मालूम करना चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है F डिवाइड बाई Q है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये Q डैश है, Q डैश हो गया। अब यहाँ पे F है, F का क्या फार्मूला होता है? F कूलम ला K Q डैश डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो मैं इस वैल्यू को उठा के इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। ये F है और ये भी F है, तो E इज इक्वल टू, E अपनी जगह पे आ गया, इक्वल का निशान आ गया, इसको हटा के ये वैल्यू आ गई, ये वाली। इसका मतलब है K Q डैश
डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक आप तो समझ आ गई ना, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। मजीद इसको हम आगे करते हैं। ये हमारे पास किसका फार्मूला आया, ये वाला, ये हमने फोर्स की वैल्यू को जब इसके अंदर पुट किया है, ठीक है। लेकिन आपके पास नीचे एक और क्यू डैश भी मौजूद है, नजर आ रहा है, ये वाला, ये क्यू डैश मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये क्यू डैश। तो ये क्यू डैश पहले से नीचे मौजूद है, तो ये क्यू कैंसिल और ये क्यू कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या बच गया? तो आपके पास जो आंसर है वो क्या रह गया? E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इस वैल्यू, इससे आपके MCQs कंफर्म 100% श्योर आपके MCQs इससे आएंगे। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मैंने आपको किस तरह समझाया? मैंने आपको ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो है वो F डिवाइड बाई क्यू है, दे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया कि F इज इक्वल टू के क्यू डैश डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सही है, ये वैल्यू। तो मैं इस वैल्यू को उठा के इधर डाल सकता हूँ, इस वैल्यू को इसके अंदर डाल रहा हूँ। अभी मैंने इसको मिटा दिया, तो मैं क्या करता हूँ, इसी फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स की जो वैल्यू है मैंने इसके अंदर पुट कर दी है। E, अब फोर्स की वैल्यू क्या है? के क्यू डैश डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कूलम ला, ये आपके पास यहाँ तक आ गया। कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं आप इसमें बताएं आप? ये कैंसिल, तो E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक आप आ गए। इसको आगे भी करते हैं, ख़त्म नहीं हुआ अभी आप देखें, यहाँ पे हमने पहुँच गए कि E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसके कैसे मैं लिख सकता हूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये के की वैल्यू ये है, आगे क्यू है डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वैल्यू है, लास्ट आंसर ये है। तो इसका मतलब आपने यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि इसकी फार्मूला आपको समझ आ गई कि एक फार्मूला आपने ये याद रखना है ईटा टेस्ट के लिए, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसमें आपको ये के की जो वैल्यू नहीं आपने याद रखनी, 9 × 10⁹, ये आपने याद रखना है। दूसरा आपने क्या याद रखना है? आपने चार्ज भी याद करना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कोई प्रोटॉन है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कोई फर्स्ट करो इलेक्ट्रॉन है, तो आप फिर क्या करोगे? इसका मतलब प्रोटॉन के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये प्रोटॉन है तो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है। के की वैल्यू भी खत्म होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या फार्मूला था, वो जो नाक के बारे में आपको पढ़ाया था, F इज इक्वल टू क्यू ई। दिस इज फार्मूला फॉर द इंटेंसिटी, दिस इज द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज फार्मूला फॉर द E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये 3 फार्मूले जो है ना, आपने इन पर प्रैक्टिस करनी है और यही न्यूमेरिकल के अंदर ही आएंगे आपके सामने, सही है। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि किस तरह आते सवाल। अभी आप करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी वोटों की तरफ आ जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है? मिसाल ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, 2 प्लेट्स हैं, इन 2 प्लेट्स के दरमियान आपके पास कोई चार्ज पड़ा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस चार्ज को ऊपर से नीचे लाया जाए, ठीक है, या नीचे से ऊपर लाया जाए। तो जब एक चार्ज पर काम किया जाए, एक चार्ज के ऊपर क्या किया जाए? वर्क किया जाए। किसके ऊपर वर्क किया जाए? किसी चार्ज के ऊपर वर्क किया जाए, काम किया जाए, एनर्जी लगाई जाए, फोर्स लगाई जाए। जब वर्क किया जाता है किसी भी चार्ज के ऊपर, जब वर्क किया जाता है किसी भी चार्ज के ऊपर, या ऊपर लाने के लिए या नीचे ले जाने के लिए, उसकी पोजीशन को, उसकी पोटेंशियल को, किसी इलेक्ट्रिक की पोटेंशियल को चेंज करने को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं इसको यहाँ से यहाँ भी ला सकता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ भी ला सकता हूँ। तो इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ता है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या चीज़ है? पंखा, ठीक है। ये क्या चीज़ है? मीटर है, बटन है, ठीक है। मुझे बताएं कि ये पंखा कब ऑन होता है? ये पंखा तब ऑन होता है जब मैं बटन को ऑन करता हूँ। तो इस बटन में क्या पड़ा हुआ है? इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन भागता है तार के जरिए, उस पंखे में इंटर होता है, वो पंखा घूमना शुरू हो जाता है।
तो इस पंखे के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर कोई चार्ज पड़ा था ना, क्या पड़ा हुआ था, इसके अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ था, चार्ज। उस चार्ज को आपने, उस चार्ज पर आपने क्या काम किया है, वर्क किया कि नहीं, बटन नहीं मारे, बटन। आप जब बटन प्रेस करते हो तो आपने वर्क किया है कि नहीं किया है, आपने वर्क किया है चार्ज के ऊपर, उसकी वजह से इसकी पोटेंशियल चेंज हो गई है, ये इधर से इधर तक आ गया है। तो इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो मैं इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेल्टा वी कहा जाता है। डेल्टा वी का मतलब है कि आपने कोई वोल्टेज अप्लाई की है, आपने उसको कोई बिजली लगाई, आपने कोई बटन को ऑन किया है, उसकी वजह से जो ना वर्क हुआ है, और वर्क की वजह से चार्ज ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि आपने बल्ब को ऑन किया, बटन को ऑन किया, आपने बिजली वाली मीटर में हाथ लगाया, आपने वहाँ पे बटन को ऑन किया, तो उसका मतलब आपने वर्क किया। जब आपने वर्क किया तो अंदर मौजूद जो चार्ज है उसने मोशन शुरू कर दिया, तो वो क्या हुआ, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चला गया है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चला गया। या ये हाई से कहा जाता है, हाई से लो में जाता है। ट्रांसफार्मर में बिजली ज़्यादा होती है कि पंखे में, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। हाँ, ये पेपर में आएगा कि हाई से है कि लो में है। तो ये वोल्ट का क्या फार्मूला है, वोल्टेज का फार्मूला वोल्ट होता है, वोल्टेज का फार्मूला वोल्ट होता है। ये दूसरा पॉइंट याद रखें कि वोल्टेज का दूसरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या उसको वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास वर्क है, तो वर्क का क्या यूनिट आता है, जूल। जूल किसके बराबर है, कूलम। तो आपसे पूछा जाएगा कि जूल कूलम किसके बराबर है, वोल्ट के बराबर है। जूल कूलम किसके बराबर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर है। इसका मतलब ये रिलेशन आपने याद रखना है, जो एग्जाम में पेपर में ज़रूर आएगा, हर सूरत में आएगा। इसका मतलब है डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय चार्ज। मिसाल आपने अपने भाई को कहा है कि ज़रा पंखा लगाओ, ये एसी लगाओ, तो वो क्या करेगा, बटन लगाएगा, वो वर्क करेगा, चार्ज मोशन में आएगा। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, जब चार्ज मोशन में आता है वो इलेक्ट्रोडायनामिक होता है। इलेक्ट्रोडायनामिक के लिए आप क्या करते हो, आप वर्क करते हो, वर्क के साथ क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। फोर्स किस पे अप्लाई करते हो, फोर्स आप किसी चार्ज पे अप्लाई करते हो। तो चार्ज जब अपनी पोजीशन को जब चेंज करता है, इधर से उधर जाता है, तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी पोटेंशियल को चेंज कर रहा है। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, पोजीशन को चेंज करना। तो समझ नहीं आई आपको, इसका मतलब है वोल्ट अपनी जगह पर आपने लिख लिया, वर्क के लिए आपने लिख लिया जूल लिख लिया, चार्ज के लिए आपने क्या लिखा, इसका कूलम लिख लिया, कूलम। यही अभी ख़त्म नहीं हुई, इसमें काफ़ी बातें हैं, आप गौर से सुने। ये वोल्ट अपनी जगह पे है। अब जूल किसके बराबर है, ये जूल तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। जूल जो है ना, वो आपके पास न्यूटन और मीटर के बराबर है। तो न्यूटन मीटर कहाँ से आया है, ये W है, W वर्क। F.D है कि नहीं है, कुछ याद आ गया, F.D। तो F.D जो है वो ये चीज़ें समझ आ गई। तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर कूलम। यहाँ तक समझ आ गई। इससे ये यूनिट भी ईटा में आएगा, ये यूनिट भी आएगा, ये दोनों आएंगे आपके सामने, दोनों आ सकते हैं, ये याद रखें। तो फिर न्यूटन मीटर कूलम किसके बराबर है, अभी हम करते हैं वोल्ट बराबर है, वोल्ट तक हम पहुंच गए। वोल्ट बराबर है न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, तो ये न्यूटन किसके बराबर है, न्यूटन तो फोर्स है, और फोर्स MA के बराबर है, MA किलोग्राम के बराबर है, मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर एक डब्बा है, उसके अंदर एक और डब्बा है, उसके अंदर एक और डब्बा है, और उसके अंदर एक और आंसर है। तो ये इंट्रीटेस्ट इसको कहा जाता है कि वो आपको यहाँ तक ले जाएगा, अंदर तक। वो चेक करेगा कि आपको सबसे आखिरी पॉइंट का पता है कि नहीं है। आपको दरख्त को देख रहे हो, लेकिन दरख्त के नीचे जो जड़ें हैं उसका आखिरी कोने तक आपकी इल्म है कि नहीं है। आप जब तक आपकी बुनियाद कमज़ोर है, दुनिया की किसी टेस्ट में भी आप पास नहीं होंगे, जब तक आपको उस अंदर के पॉइंट, डब्बे के अंदर के आखिरी पॉइंट का पता ना हो। यहाँ पे आपने लिख लिया वोल्ट। तो न्यूटन किसके खोला, न्यूटन डब्बा है ना, इसको खोला है, मैंने खोल दिया, आगे मिल गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर किसके बराबर, ये मीटर तो साथ ही है ना, नीचे कूलम है। तो वोल्ट अपनी जगह आ गया, केजी अपनी जगह आ गया,
मीटर मीटर मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे सेकंड स्क्वायर और डॉट कूलम है। जब ये दोनों वैल्यूज ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वोल्ट अपनी जगह हो गया, केजी अपनी जगह पे है, मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे है, सेकंड -2 अपनी जगह पे है, कूलम -1। ये देखें ये वाला, इसके ऊपर 50,000 मरतबा प्रैक्टिस करो आप, ये आएगा टेस्ट में, ठीक है। ये सिर्फ अंदर का पॉइंट है, गहराई वाला सवाल है, गहराई वाला। ये गहरा है, गहरा जो गहरी चीज होती है ना, गहरी, वो जो है ना वो ईटा में आती है। ये इसमें सारी नॉलेज इसमें फर्स्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है, और इस जवाब सवाल के अंदर सेकंड ईयर भी है, फर्स्ट ईयर भी है, मैट्रिक भी है, 9-10 भी है, हिस्ट्री के अंदर ही है। तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी समझ आ गई। फार्मूले आपको मैं दोबारा दिमाग रहा हूँ, अपने दिमाग को दोबारा दौड़ाएं, देखें ये किसका फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसका फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद कौन सा आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हो गया। इसके बाद E = KQ/R², ये भी हो गया। इसके बाद अभी आपने पढ़ा डेल्टा V = W/Q, ये भी पढ़ लिया। वो समझ आ गई इस तरह। तो सवाल किस तरह आएगा, सवाल इस तरह आएगा, ईटा का क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा, इन प्रोटॉन द वर्क एट 10 वोल्ट इज। अब ये सवाल आप कैसे हल करेंगे, ये कह रहा है कि प्रोटॉन है उसमें वर्क मालूम करो। अगर वोल्टेज कितना है 10, तो वर्क का फार्मूला तो इधर एक जगह भी नहीं है, वर्क इधर है, लेकिन यहां पे तो आपको क्या मालूम करना है, वर्क मालूम करना है। लेकिन चार्ज की वैल्यू तो नहीं है, चार्ज की वैल्यू नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की चार्ज की वैल्यू तो आपने जुबानी याद रखनी है। तो जब तक आपके पास इसकी वैल्यू जुबानी याद नहीं है, तो आप कहाँ से करोगे याद, कहाँ से पास हो जाओगे। आप इसकी वैल्यू को याद करना है, इसमें आपने मालूम करना है, वर्क मालूम करना है। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, वर्क को तो मैं हटा भी सकता हूँ ना। वर्क बराबर है Q∆V, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इसका एक फार्मूला, इसका मतलब है कोई भी फार्मूले जब तक आपको नहीं आएंगे ना, तो आप किसी भी सूरत में आगे नहीं जा सकते। आपको ये भी मालूम, आपको एक रिलेशन भी आना चाहिए। क्या चीज़, रिलेशनशिप बिटवीन, देखें दो चीज़ें हैं, उनके दरमियान रिलेशन होता है। किन दोनों चीज़ें, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा कौन होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब मुझे बताएं, यहाँ पे लिखे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यहाँ पे लिखे पोटेंशियल। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास कोई ढकना है, देखिए ये ढकना है ना, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ढकना है, ठीक है। इस ढकने के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये आपके पास ढकना है, इस ढकने के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास ढकना है, इस पर मैं फोर्स, अगर मैं इस पर स्लो फोर्स अप्लाई करूँगा तो इसकी पोटेंशियल कम होगी, लेकिन अगर मैं इस पर इंटेंसिटी ज़्यादा करूँगा तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। जितना आपने इंटेंसिटी ज़्यादा करोगे उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी कम, पोटेंशियल कम, इंटेंसिटी ज़्यादा, पोटेंशियल कम। तो इसको कैसे करते हैं, अच्छा अभी देखिए मैंने फार्मूला समझाया। आपको पता है कि वर्क बराबर है किसके, FB cos थीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज है, एक चार्ज ऊपर है, एक दूसरा चार्ज नीचे है, एक दूसरे में एंगल कितना बना रहा है, मिसाल ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नीचे नेगेटिव चार्ज है। ये आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये प्लस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे के साथ एंगल कितना बनाते हैं, 180 डिग्री। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्क की जो वैल्यू हो जाती है, वर्क जो है ना, वर्क वो हमारे पास बराबर होता है FB cos थीटा का वाकिदा। जो वर्क इज इक्वल टू FB का व्हाट इज 180 डिग्री, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, आपको आवाज आई है, इज इक्वल टू FB cos 180 किसके बराबर है, cos 180 जो है ना वो -1 के बराबर है। तो वर्क को ऐसे लिख सकता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू -FB, ऐसे,
ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या है कि 180 डिग्री का एंगल होता है तो वो -1 इसका आंसर आएगा। तो इसको दोबारा आप समझिए, दोबारा मैं कैसे समझाता हूँ। वर्क मैंने लिख लिया, वर्क बराबर है -FD, ठीक है, FD। तो ये D जो है D जो है वो रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू -FR, ऐसे लिख सकता हूँ FR। तो आपके पास वर्क की एक वैल्यू तो आपके पास ये आई, इस वैल्यू को अपने दिमाग में रखना है, ये वैल्यू आपके दिमाग से ना निकले, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास वर्क से रेड, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये हाथ में रेड मार्कर है, अब मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा, इस पर मैं वर्क करूंगा तो उसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई है, ठीक है। अभी मैं इस इक्वेशन को आगे लेके जाता हूँ, खत्म नहीं हुआ। अभी देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, हमारे पास एक वर्क की जो वैल्यू है ये आ गई है -FR, या F डेल्टा R भी लिख सकते हैं, FR भी लिख सकते हैं। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू नाउ हमें पता है कि जब एक चीज़ अपनी पोटेंशियल को चेंज करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाता है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला को मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि वो डेल्टा V बराबर है W/Q के बराबर है, या W बराबर है Q डेल्टा V के बराबर है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो एक का वैल्यू आपके पास ये है, तो एक वर्क ये, एक वर्क ये वर्क नंबर 1 है, ये वर्क नंबर 2 है। तो क्या मैं इन दोनों को आपको आपस में कंपेयर कर सकता हूँ, इसको इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ, इन दोनों को आपस में मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल एक वर्क की वैल्यू जो है एक वर्क की मानी FR है, F डेल्टा R है, दूसरे वर्क की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, Q डेल्टा R है। हम यहाँ तक पहुँच गए ना, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। एक वर्क ये है, एक वर्क ये है, ये दो हमारे पास है। इन दोनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। मैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। कंपेयर क्यों करता हूँ, अभी देखिए मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। अभी मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है कि W इज इक्वल टू -F डेल्टा R -F डेल्टा R इज इक्वल टू Q डेल्टा R। हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे ये देखिए क्या चीज़ है, ये क्या है, कि फोर्स है। तो हमें पता है, हमें फोर्स का फार्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है F/Q के बराबर होती है, और F हमारे पास किसके बराबर है, QE के बराबर है। E इज इक्वल टू F/Q, F इज इक्वल टू QE। तो ये भी F है और ये भी F है, लेकिन ये तो इसके बराबर है QE के। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको हटा के QE लिख लेता हूँ। समझ आ गई आपको, QE। तो जब यहाँ तक पहुँच गए तो कौन सी चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं, आपके पास कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, आपके पास कैंसिल हो रहा है, एक आपके पास Q कैंसिल हो रहा है और एक आपके पास ये वाला कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास क्या बच गया, ये E बच गया, डेल्टा आपके पास दूसरा कौन सा है, Q बच गया आपके पास दूसरा, ये डेल्टा Q डेल्टा V है, ठीक है, ये डेल्टा V है, इसको R नहीं समझना है। तो Q डेल्टा V, Q यहाँ पे आप इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये आपके पास एक आपके पास E रह गया, ठीक है, आपके पास डेल्टा V बच गया और यहाँ पे डेल्टा R रह गया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा V को नीचे ले आऊँ तो E इज इक्वल टू डेल्टा R डिवाइड बाय डेल्टा V, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, ये माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया है, ये माइनस कैंसिल हो गया। इस इक्वेशन को भी आप कर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक प्रूव हो गया। इसको मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि ताकि आपकी समझ आ जाए, कि ताकि आपके दिमाग में रिलेशन आपको आना चाहिए। दोबारा मैंने किस तरह कर दिया, F वर्क लिखें आप, ठीक है, वर्क बराबर है FD cos थीटा। वर्क दोबारा लिखें, FD की जगह डेल्टा R भी लिख सकते हैं, cos थीटा। अब एक चार्ज ऊपर जा रहा है और एक चार्ज नीचे जा रहा है, तो आप इसमें कितना एंगल बन रहा है, 180। तो मैं लिख सकता हूँ वर्क बराबर F डेल्टा R cos 180 डिग्री। तो 180 किसके बराबर है, F डेल्टा R 180 माइनस 1 के बराबर है। मैथ्स में 180 माइनस 1 के बराबर है। तो वर्क इज इक्वल टू -F डेल्टा R। हम इधर तक आ गए। ये एक चीज़ तो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। दोबारा मैं आप समझाता हूँ, जहाँ तक हम पहुँच गए, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, -F डेल्टा R तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। अब इस E को मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, यहाँ हमें पता है कि E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q, या F बराबर है QE। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हमने यानी साफ किया है, इसलिए इसको इस्तेमाल ना मुंह पे मतलब। अच्छा,
ये अभी मैं क्या करता हूँ कि इस वैल्यू को इधर पुट कर सकता हूँ, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो इसकी इस दो वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो मैं इस तरह क्यू ई हो जाएगा। कल भी आपने मुंह साफ किया, क्यू ई डेल्टा आर, यहाँ तक आपको समझ आ गई, वर्क की एक वैल्यू होगी। अब एंड है, आखिरी दोबारा समझा रहा हूँ कि अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी डिवाइड बाय डब्ल्यू डिवाइड बाय क्यू के बराबर था, या डब्ल्यू बराबर है क्यू डेल्टा वी, ऐसे लिख सकता हूँ। ये आपके पास वर्क की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये भी वर्क है और ये भी वर्क है। मैं अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दूं तो क्या आ जाएगा, Q डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डेल्टा आर। अब जबकि मैंने दोनों को कंपेयर किया, ये माइनस कैंसिल, डेल्टा V इज इक्वल टू ई डेल्टा आर। अब मुझे E मालूम करना है, E को अकेला छोड़ देता हूं तो डेल्टा V की डेल्टा आर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो समझ आ रही है आपको? इसका मतलब इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इसको आपने समझना है। E इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, ठीक है। इसका मतलब क्या है, MCQs के तौर के ऊपर इसको आपने याद रखना है। यानी क्या मतलब है कि फासला ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम, फासला कम इंटेंसिटी ज़्यादा। इंटेंसिटी तब ज़्यादा जब वोल्टेज ज़्यादा, अगर वोल्टेज ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा तो फासला कम। तो आप मुझे बताएं कि मिसाल के तौर पर दो प्लेट हैं, एक प्लेट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दो प्लेट्स हैं, इन दोनों को मैं इन दोनों के दरमियान फासला है और इन दोनों के दरमियान भी फासला है, तो इंटेंसिटी किन में ज़्यादा होगी, इन दोनों में ज़्यादा होगी, किन दोनों में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि फासला कम है। यहाँ तक आपका समझ आ गई? ये आपका इंटेंसिटी का रिलेटेड ख़त्म हुआ। आखिरी सवाल अभी हम कर रहे हैं, अच्छा आखिरी सवाल करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मिसाल के तौर पर ये आपके पास तार है, ठीक है, ये आपके पास तार है, ये मैंने तार बना दी है, देखें ये तार है ना, तो इसके अंदर से लाइंस गुजरती है कि नहीं। जब मैं इस तार के साथ ये मैं स्विच लगाता हूँ, देखें ये मैंने स्विच लगा दिया है, इसके साथ मैंने स्विच लगा दिए और इसको मैंने चार्ज पे रख दिया है। तो आप मुझे बताएं मोबाइल चार्ज होगा कि नहीं। देखें ये आपका मोबाइल है और इसके साथ मैंने इसको इस तरह कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से ये चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जब किसी पास होती हैं, जब इलेक्ट्रिक लाइंस किसी एरिया के बीच में से पास होती हैं, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, तो उसका मतलब आप क्या लिखोगे, आपने किस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह लिखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो जब किसी एरिया के बीच में से जब गुजरती हैं तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई तार है और उस तार के बीच में से लाइन्स गुजर रही हैं, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। याद रहेगा आपको। अभी आगे जाते हैं, तो आपने ये याद रखना है कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने सबसे पहले इसका यूनिट निकालना है, फिर यूनिट निकालने के बाद आपने ये दिखाना है कि मैक्सिमम कब होता है और ये मिनिमम कब होता है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि ये बिजली की, ये पानी का, मिसाल ये पानी का पाइप है, तो अभी पानी तेज़ी से गुजरेगा या स्लो गुजरेगा। और अगर मैं इस तार को इस तरह पकड़ लूँ, इस तरह, तो तेज़ जाएगा या स्लो जाएगा, इस तरह तेज़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, आपने किस तरह करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है E डॉट ए। यहाँ पे जब डॉट आ जाता है डॉट, तो डॉट हमेशा cos थीटा के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब आपके पास किस तरह आएगा, E इज इक्वल फ्लक्स आपके पास ई ए cos थीटा के बराबर है। तो फॉर एग्जांपल दो चीज़ें बिल्कुल सीधा जा रही हैं। पानी का पाइप आपने सीधा पकड़ा हुआ है, जब पानी का पाइप आप सीधा पकड़ते हो तो पानी बड़ा प्रेशर से तेज़ी से जाता है, तो इसी वजह से अगर पैरेलल कर दे तो वो 1 के बराबर होता है, 0 नहीं होता है। पानी के पाइप को सीधा आपने पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है आपके पास cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर। फ्लक्स बराबर है ई ए cos 0, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो फ्लक्स किसके बराबर है, ई ए के बराबर। ये केस नंबर 1 के फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ पैरेलल, जब ये पानी का पाइप सीधा हो, पैरेलल हो। इसके बिजली की तारें आपने कभी देखी हैं, आपने घर से बाहर निकले और बिजली की तारें देखें, वो बिल्कुल सीधा होती है, सीधा। वो बिजली की तारें सीधा क्यों होती हैं, ताकि स्पीड से कुछ जाए बगैर किसी के रेजिस्टेंस के। समझ आ गई। दूसरा, अगर फ्लक्स परपेंडिकुलर होता है, फ्लक्स बराबर है ई ए cos थीटा। ये आपके पास पानी का पाइप है, ठीक है, ये पानी का पाइप है, लेकिन अगर इसको मैं इस तरह कर दूँ, देखें ऐसे, इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया है, तो ये क्या होगा, पानी रुक जाएगा कि नहीं,
रुक जाएगा 90 डिग्री, फ्लक्स बराबर है ई ए cos 90 डिग्री। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos 90 डिग्री किसके बराबर है, cos 90 आपके पास 0 के बराबर है। तो फ्लक्स का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। किस कब 0 आया, परपेंडिकुलर में आया। परपेंडिकुलर में आंसर क्या आता है, इसका 0 आता है। अभी आगे जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से भी पानी आ रहा है, ये टकरा के वापस देखें, ये टकरा के वापस जाएंगे कि नहीं। जब ये टकरा के वापस जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपने लिखना है कि फ्लक्स बराबर है ई डॉट ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स बराबर है ई ए, आपने लिखने के बाद कॉस 180 लिखना है। तो कॉस 180 किसके बराबर है मैथ्स में, -1 के बराबर है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई लिखने के बाद -1 लिखना है। तो फ्लक्स विल बी माइनस ई ए। तो फ्लक्स में सबसे कम कब होता है, एंटी पैरेलल की सूरत हाल में। तो आपने 3 केसेस याद रखने हैं। एक, फ्लक्स 0 डिग्री में क्या होता है, 1 होता है पैरेलल। फ्लक्स जो है 90 डिग्री में क्या होता है, 0 होता है। फ्लक्स जो है 180 डिग्री में क्या होता है, -1 होता है। तो फ्लक्स विल बी मिनिमम इन केस ऑफ एंटी पैरेलल एंड इट इज विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ पैरेलल। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। क्वेश्चन नंबर 1, ये ई किसके बराबर है, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, जो अभी शुरू में आपने पढ़ा है। तो इसका मतलब है मैं एफ बाई क्यू करूंगा ना, तो फ्लक्स अपनी जगह पे ये एफ डिवाइड बाई क्यू डिवाइड बाई एरिया लिख लिया। तो फ्लक्स बराबर है, फोर्स के लिए आ जाएगा न्यूटन, एरिया के लिए आ जाएगा मीटर स्क्वायर, चार्ज के लिए क्या आ जाएगा, कूलम। तो इसका मतलब है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। समझ आ रही है आपको ना। इसका मतलब है न्यूटन फ्लक्स का आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। न्यू फ्लक्स बराबर है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। बाकी न्यूटन को खोलना आपका काम है। फोर्स, न्यूटन, मास, वो आप कर सकते हैं। ये आपका मतलब है। फ्लक्स का याद रखना है कि फ्लक्स का जो दूसरा उसको क्या कहा जाता है, वेबर। वेबर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। ये आपका फ्लक्स भी कवर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी MCQs आता है आपकी एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास पॉजिटिव, ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों में से किस तरफ जाएगा मुझे बताएं। इधर जाएगा कि इधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो रफ्तार है, इसकी रफ्तार है और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस तरफ तवानाई ज़्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी। इसकी तवानाई यहाँ पे इसकी तरफ क्या हो जाएगी, गेन करेगा, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हमने यहाँ पे वोल्ट लगाया है, बिजली इस्तेमाल की है। जब हम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भाग के जाता है पंखे की तरफ। इसका मतलब है कि आपके पास जो बटन है, बटन, जब आप कोई बटन प्रेस करते हो, ठीक है, जब आप कोई बटन प्रेस करते हो तो उससे फैन ऑन होता है कि नहीं होता है, फैन ऑन हो जाता है, फैन ऑन होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जाके फैन में इंटर हो जाता है। तो अगर मैं पंखे को तेज करूँ तो क्या होगा, मैं बटन को तेज करता हूँ, बटन को तेज करेंगे तो पंखा भी तेज होगा, बटन को स्लो करेंगे तो पंखा भी स्लो होगा। आप मिसाल के तौर पर ये आपके हाथ में ये मोबाइल है, ठीक है, ये आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसकी स्क्रीन तेज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, देखें ये अभी देखिए कम हो गया कि नहीं, मैं इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गया है। लेकिन जब मैं ऐसे करता हूं तो ये देखो तेज हो गया है। इसका मतलब है कम होना, तेज हो जाना, कम हो जाना, तेज हो जाना। कम हो गया, इंटेंसिटी कम हो गई, तेज हो गया, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रॉन की रफ्तार को बढ़ाना, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। क्योंकि ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो हमेशा किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी का यूनिट सिर्फ और सिर्फ दिमाग में याद है, ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द ओनली द यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज द नॉट द यूनिट ऑफ वोल्टेज, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये आपने याद रखना है। थैंक यू, शुक्रिया।